हेलो बच्चों, हाउ आर यू। चलिए, पिछली क्लास में हमने सेकंड यूनिट शुरू करी थी हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी उससे आगे का पार्ट। हमने किया था इलेक्ट्रिक करंट, टाइप ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट, रिलैक्सेशन टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एटसेट्रा। हमने अलग अलग चीजें पढ़ी थी। तो अब इससे आगे का काम हम शुरू करते हैं, देखते हैं कैसा रहता है हमारा। चलिए करें स्टार्ट। चलिए, सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, देखिए आपने 10th में ही पढ़ा है इस टॉपिक को। एक बार फिर से देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई कंडक्टर है, आपने उस कंडक्टर को किससे जोड़ दिया? बैटरी से जोड़ दिया है। अब क्या होगा आपके पास? कंडक्टर में क्या करना? फ्लो शुरू हो जाएगा, करंट होना फ्लो शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाना शुरू कर देंगे। एज वी इंक्रीज द पोटेंशियल, जैसे जैसे हम बैटरी का पोटेंशियल इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा? करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, यानी हम क्या कह सकते हैं? पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। पोटेंशियल क्या है? करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी को हम ओम्स लॉ कहते हैं। एक्चुअली में क्या है? रिवर्स बोलते हैं हम। करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। लिखते हुए हम इसका उल्टा लिखते हैं। हम लिखते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। एज अ स्टेटमेंट हम लिखेंगे कि करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IR। जब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हम एक कांस्टेंट आएगा हमारे पास, जिस कांस्टेंट को हम कहेंगे R। दिस R is a constant called constant of proportionality and its name is constant called resistance। इसका नाम क्या है? रेजिस्टेंस नाम है इसका। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम रेजिस्टेंस क्या है क्या नहीं। तो यहां से R इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? V बाय I। V क्या है? If V इज 1 वोल्ट, अगर आपने यहां पर V की वैल्यू 1 वोल्ट अप्लाई की एंड यू गेट I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, और अगर इस कंडक्टर में से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो कंबाइनली करके आप क्या लिख सकते हैं? R इज इक्वल टू 1:1, ये आएगा 1 ओम। दिस ओम इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ये ओम क्या है? SI यूनिट है रेजिस्टेंस की। क्लियर? अब हमारे सामने ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज दिस रेजिस्टेंस। अब हम ये स्टडी करेंगे कि ये रेजिस्टेंस क्या है। आप लोगों ने नॉर्मली पढ़ा है कि लोहे में से करंट बहुत अच्छी तरह पास होता है। सबसे अच्छा कंडक्टर एक धातु है, बैड कंडक्टर है हमारे पास, रबर बैड कंडक्टर है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर नॉट द पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी? मीन्स जो सब्सटेंस अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने दे रहे, वो सब्सटेंस क्या करते हैं? करंट को ओपोज करते हैं। क्या करते हैं? करंट को ओपोज। तो जिन सब्सटेंस में करंट को ओपोज करने की एबिलिटी होती है, यानी वो करंट पर एक ओपोजिट फोर्स लगाते हैं, वो करंट को ओपोजिशन प्रोवाइड करते हैं, वो ओपोजिशन क्या कहलाती है? रेजिस्टेंस। वो ओपोजिशन किसे कहते हैं? हम उस ओपोजिशन को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। तो हमारे पास क्या आया हमें समझ में कि रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस क्या है? इट इज द opposition offered to flow of current by a conductor। या
ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है? ऑपोजिशन ऑफर टू फ्लो ऑफ करंट बाय ए कंडक्टर। कोई कंडक्टर करंट के फ्लो को अपोज करता है, वो क्या कहलाता है? उसका रेजिस्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय आर, इट इज डिनोटेड बाय आर। सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस इज दिस इज सिंबल। अगर आपके पास किसी सर्किट में ये सिंबल है दिस, इसका मतलब वो सिंबल किसका है? रेजिस्टेंस का। वहां क्या बताया जा रहा है? वहां बताया जा रहा है कि इस वायर का यहां पर रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस की वैल्यू को बताया जा रहा है। क्लियर? चलिए, अब ये होता है हमारे पास कि रेजिस्टेंस आता कहां से है? फ्रॉम वेयर? अब हमारे पास ये अगर रबर है और इट इज ए रबर, तो ये करंट के फ्लो को ओपोज करेगा। इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या है आपके पास? हाई है। इसका रेजिस्टेंस क्या है आपके पास? हाई है। अब ये रेजिस्टेंस आया कहां से? करंट को ओपोज करने की एबिलिटी आई कहां से? कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? CAUSE, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। What is the basic cause of resistance? चलिए जरा पिछले टॉपिक पे चलते हैं। हमने पढ़ा था एक कि इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूसली क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूसली एक दूसरे से टकराते हैं। पढ़ा था हमने। किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्टिन्यूअस कोलिजन होता है, एक दूसरे से होता है। यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आगे वाले से टकराता है, फिर वापस पीछे चला जाता है, फिर पीछे वाले से टकराता है, वो उसको आगे की तरफ पुश करता है, फिर वो आगे वाले से टकराता है, फिर पीछे चला जाता है। इस तरह हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस क्या करता रहता है? कोलिजन करता रहता है किसी कंडक्टर के अंदर। एक इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? चले आगे। इसके बाद क्या होगा हमारे पास कि ये इलेक्ट्रॉन लगातार कोलिजन करते रहेंगे, तो जितनी ज्यादा कोलिजन होगा उतना यहां से लेके यहां तक आने में उसको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। जितना ज्यादा बार कोलाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आने में लेट होगा तो चार्ज फ्लो लेट होगा, चार्ज फ्लो लेट होगा तो करंट विल बी लेस। क्लियर? मीन्स कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? इट इज ड्यू टू द कॉन्टिन्यूअस कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन ए कंडक्टर। एक कंडक्टर के अंदर लगातार जो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है ना, उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? हमारे पास रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत है? चलिए आगे। तो हमें पता चला रेजिस्टेंस, ऑपोजिशन ऑफ टू करंट, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, कंटिन्यूअस कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द कंडक्टर। अब अभी हमने पढ़ा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। दिस इज द बेसिक स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू आई आर। क्लियर? शुरुआत कहां से की थी? और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है? अगर एक ग्राफ ड्रॉ करें, क्या ग्राफ ड्रॉ करें? V और I के बीच एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ये लीजिए। कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन, बिकॉज वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वी और आई के बीच में। ठीक है? अब स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ये वाला थीटा। ये हमें क्या बताएगा? रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर बताएगा ना, विल टेल रेजिस्टेंस। स्लोप ऑफ द ग्राफ हमें क्या बताएगा? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्लियर? अब हमारे पास क्या है? टेंजेंट थीटा विल गिव द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब इसी ग्राफ को मैं ये बना लेता हूं, ए कंडक्टर के लिए और बी कंडक्टर के लिए। ये थीटा 1, ये थीटा 2। चलो बताइए कौन से कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा है? अभी हमने कहा है क्या? स्लोप ऑफ द ग्राफ रेजिस्टेंस बताता है। क्लियर? तो मोर द स्लोप मोर विल बी द रेजिस्टेंस।
किसका स्लोप ज्यादा है? ए का। सो ए विल हैव मोर रेजिस्टेंस। ए का क्या होगा आपके पास? रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। क्लियर है? बोलिए, क्लियर? तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ग्राफ से हम रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। स्लोप ऑफ द ग्राफ विल टेल अस रेजिस्टेंस। आगे चलें। आगे हमारे पास अब किसी भी वायर का रेजिस्टेंस है, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, हमें ये पढ़ना है। द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, ये है हमारा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। फैक्टर्स on which resistance depend, किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ये हमारा टॉपिक है। मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है। लेट वी हैव ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L। ये है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या इसको मोटाई भी कह सकते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या इसकी मोटाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। बोलिए, कोई दिक्कत है यहां तक? देन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, देन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर R will be directly proportional to L. L means length. जितनी ज्यादा लंबाई होगी उतना ज्यादा आपका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। क्लियर? Will be inversely proportional to A. A means area of cross section. A means क्या है आपके पास? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हमें दो चीजें पता चली है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, मोटाई। कंबाइन करके हम लिखेंगे L बाय A। जब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं एक कांस्टेंट आता है। R will be equal to, constant will be rho L by A. R will be equal to constant rho L by A. Where rho is a constant known as specific resistance या resistivity, जहां R एक कांस्टेंट होगा जिसे हम क्या कहेंगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहेंगे। तो हमारे पास क्या समझ में आया हमें कि R इज इक्वल टू रो L बाय A। क्लियर है? अब लेंथ ऑफ द कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मोर द लेंथ मोर विल बी द रेजिस्टेंस। लेकिन लेंथ कंडक्टर की हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। लेंथ ऑफ ए कंडक्टर कैन बी चेंज इन टू वेज। दो तरीके से हम लेंथ ऑफ द कंडक्टर को चेंज कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं? चलिए देखते हैं। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एक तरीका क्या है? आप वायर को खींच कर चेंज करते हैं। आप वायर लें, ठीक है, वायर को पकड़े और उसे खींच दें। खींचने से क्या हो जाएगी? वायर की लेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन वायर की मोटाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर? मेथड टू चेंज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। दो मेथड है हमारे पास। पहला मेथड क्या है? बाय
स्ट्रेचिंग द वायर। हमने वायर को क्या कर दिया है, स्ट्रेच कर दिया है। क्लियर? चलिए वायर को स्ट्रेच करते हैं। देखें, मान लीजिए हमारे पास एक वायर या कंडक्टर है कोई, जिसकी लेंथ कितनी है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है E। ठीक है, तब उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू रो L बाय A। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको खींच दिया तो ये क्या हो गया भाई, थोड़ा सा पतला हो गया। थिन हो गई वायर की मोटाई। लेंथ कर दी हमने 2L। अब ध्यान रखिएगा, लेंथ को अगर हम 2L करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा A/3, सॉरी A/2। और लेंथ को अगर हम 3L कर देंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा 1A/3। मींस जितने टाइम्स लेंथ को खींच कर बढ़ाएंगे बाय स्ट्रेचिंग इट, ठीक है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। उसी नंबर से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए, आफ्टर स्ट्रेचिंग, आफ्टर स्ट्रेचिंग R2 इज इक्वल टू रो L की जगह क्या आ जाएगा 2L, A की जगह क्या आ जाएगा A/2। 2 को अगर ऊपर ले गया, 2 एक पहले से 2 2 4, इट विल बी 4 रो L बाय A। क्लियर? बोलिए, तो R2 विल बी इक्वल टू 4 इंटू में रो L बाय A क्या है आपके पास, R1। क्या समझ में आया? अगर खींच कर लेंथ को हम क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो हमारे पास नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। ऐसे ही अगर मैं खींच कर लेंथ को ट्रिपल कर देता हूं, क्या कर देता हूं, ट्रिपल। क्या कर दिया, ट्रिपल। देन इफ लेंथ इज ट्रिपल्ड, then R2 will be equal to रो लेंथ की वैल्यू 3L A/3। जितने मल्टीपल में लेंथ बढ़ेगी उसी नंबर से डिवाइड करो, किसको, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को। 3 3 9, R2 will be equal to 9R1। क्लियर है? बोलिए, तो 9 टाइम्स हो जाएगा। तो इन जर्नल में हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, इन स्ट्रेचिंग, जब भी आप किसी वायर को स्ट्रेच करके खींचेंगे तो R2 विल बी इक्वल टू N² R1। क्लियर है? N क्या है, कितने टाइम्स उसकी लेंथ को बढ़ाया गया है। ठीक है, अगर 2 टाइम्स बढ़ाया गया है, 2 2 4, 3 टाइम्स 3 3 9। क्लियर है? तो हमारे पास इस रेशियो में बढ़ जाएगी। अब अगर हम दूसरा तरीका क्या है, पहला तरीका तो हमने स्ट्रेच कर दिया। सेकेंड वे, व्हाट इज द सेकेंड वे? सेकेंड वे ऑफ चेंजिंग द लेंथ इज, सेकेंड वे क्या है आपके पास चेंजिंग का, आपने क्या किया, इस वायर में एक और वायर ऐड कर दी। इसकी लेंथ कितनी थी, L। आपने क्या किया, इसमें एक और लेंथ L की वायर ऐड कर दी। अब देखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में तो कोई चीज नहीं होगा पहले केस में। इस केस में रेजिस्टेंस R1 क्या है, रो L बाय A। सेकेंड केस में R2 क्या हो जाएगा, रो L की वैल्यू 2L बाय A, यानी 2 रो L बाय A, यानी R2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R1। अब देखिए, सिर्फ लेंथ चेंज हुई है, एरिया चेंज नहीं हुआ। और लेंथ का तो हमने पढ़ा है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ 2 टाइम चेंज हुई तो रेजिस्टेंस 2 टाइम चेंज हो गया। लेंथ 3 टाइम चेंज हुई तो रेजिस्टेंस 3 टाइम चेंज हो गया। लेंथ 4 टाइम चेंज हुई तो रेजिस्टेंस 4 टाइम चेंज हो गया। क्लियर? तो इन 2 तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं।
ये दो फैक्टर है। तीसरा फैक्टर जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो है टेम्परेचर। उसको हम आगे पढ़ेंगे कि टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है। क्लियर? आगे चले। चलिए, इसके बाद हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो इसी से रिलेटेड है। अभी हमारे पास बचा हुआ है क्या है, हमने पढ़ा है अभी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ना, या रेजिस्टिविटी। चलिए, अभी हमने पढ़ा है R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। क्लियर? यहां से रो आएगा आपके पास आर ए बाय एल। आर ए बाय एल इफ length of the conductor is 1 meter and area of cross section is 1 meter square, then rho will be equal to R. Rho will be equal to R. मतलब क्या हमारे पास, अगर हमारे पास कोई एक ऐसा कंडक्टर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, यूनिट, ये भी यूनिट, ये भी यूनिट, तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा? रेजिस्टिविटी कहलाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। इसको सिंपल भाषा में हम समझते हैं ऐसे, एक कंडक्टर है 10 मीटर का, कितनी लेंथ का? 10 मीटर का। अगर पूरी 10 मीटर में आप क्या निकालना चाहें? ओपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। क्या निकालना चाहें? ओपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, तो वो कहलाएगा हमारा रेजिस्टेंस। क्या कहलाएगा? रेजिस्टेंस। पूरी लेंथ में, होल लेंथ, ठीक है। अगर आप इसकी यूनिट लेंथ में, यूनिट मतलब मान लीजिए यहां से लेके यहां तक लेंथ ले लिया आपने 1 मीटर, तो 1 मीटर में जो क्या करेगा? फ्लो ऑफ करंट को ओपोज करेगा। 1 मीटर में जो फ्लो ऑफ करंट को ओपोज करेगा वो कहलाएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मतलब क्या है आपके पास, अगर डेफिनेशन लिखी जाए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है? इट इज ऑल्सो ए रेजिस्टेंस। इट इज ऑल्सो ए रेजिस्टेंस, बट ऑफ स्पेशल टाइप। बट ऑफ स्पेशल टाइप। स्पेसिफिक का मतलब होता है समथिंग स्पेशल, यानी ये रेजिस्टेंस है लेकिन एक स्पेशल टाइप का रेजिस्टेंस है। कैसा रेजिस्टेंस? वो जो करंट को ओपोज करता है किसमें? यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाले कंडक्टर। ठीक है? इट इज द ऑपोजिशन, इट इज द ओपोज या ऑपोजिशन टू करंट बाय ए कंडक्टर of unit length and unit area of cross section। C का मतलब क्रॉस, S का मतलब सेक्शन। ठीक है? तो यहां से इस फॉर्मूले से हमारे पास क्या आया है? रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल। दिस रो डिपेंड on टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है एंड नेचर ऑफ मटेरियल। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फॉर्मूले से लग रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। नहीं, एरिया ऑफ तो यूनिट है 1, लेंथ भी क्या है 1। तो ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर। किस पर? टेम्परेचर पर। और नेचर ऑफ मटेरियल पर। अगर आप लोहे से सोना ले लें, सोना से चांदी ले लें, चांदी से एल्यूमिनियम ले लें, तो क्या होगा आपके पास? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज होता जाएगा। तो अगर आपसे कोई छोटा सा क्वेश्चन पूछ ले कि एक वायर को स्ट्रेच कर दिया गया है, STRETCH, स्ट्रेच कर दिया 4 टाइम्स, एक वायर को स्ट्रेच कर दिया 4 टाइम्स, व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टेंस? न्यू
आर निकालो और न्यू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो निकालो। अभी हमने क्या था, अगर खींच के 2 गुना करेंगे तो 4, 3 गुना करेंगे तो 9, 4 गुना करेंगे तो 16। तो न्यू रेजिस्टेंस R विल बी 16 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन रो विल बी सेम, बिकॉज इस पर लेंथ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। आया समझ में? तो ये है हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है सिर्फ टेम्परेचर पर और किस पर, नेचर ऑफ मटेरियल पर। ठीक है, अब इसको हम आगे बाद में पढ़ेंगे, डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर ये थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। अभी आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है नेक्स्ट टॉपिक है, हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं। वी वांट टू फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। अब तक हमने पढ़ा है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इज इक्वल टू V बाई I, लेकिन अब हम रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला निकालना चाहते हैं। रेजिस्टेंस इन टर्म ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल n, लेंथ ऑफ कंडक्टर, length of conductor L, and mass of electron M। ठीक है, क्लियर? हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं इन टर्म ऑफ N, L एंड M। चलिए करें। देखिए, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी NEAVD लास्ट क्लास में हमने किया था। ठीक है, यहां से I इज इक्वल टू NEAVD को मैंने लिख दिया EE टो बाय M, रिलैक्सेशन टाइम टो, याद है? एक बार फिर से याद कीजिए, हमने किया था V इज इक्वल टू ED, वहां पे D की बजाय हम क्या करेंगे, V इज इक्वल टू EL, क्योंकि लेंथ ऑफ कंडक्टर है। तो यहां से E इज इक्वल टू क्या आएगा, V बाई L। ठीक है, E की वैल्यू हम लिख देंगे NEA EV टो बाय ML। ठीक है, बोलिए I इज इक्वल टू, V को मैं नीचे ले आता हूं, ये आ जाएगा NE स्क्वायर A टो बाय ML। V बाय I इज इक्वल टू R, V बाय I इज इक्वल टू R हमने पढ़ा है ना? तो I बाय V विल बी इक्वल टू 1 बाय R हो जाएगा, I बाय V विल बी इक्वल टू 1 बाय R। क्लियर? तो ये हो गया 1 बाय R इज इक्वल टू M। और यहीं से उल्टा कर देंगे इसको हम, R विल बी इक्वल टू ML अपॉन NE स्क्वायर A टू। रेजिस्टेंस इन द टर्म ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ एंड रिलैक्सेशन टाइम टो। क्लियर? अब यहां से दो चीजें तो आपको पता है जो निकल के आएगी, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये तो आपको पता है। क्लियर? दूसरा आपको पता है रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये भी निकल के आ गया, आपको पता है। अब इसमें एक और चीज आ गई कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टो, यानी रिलैक्सेशन टाइम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टो मींस रिलैक्सेशन टाइम। अब समझिए रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे? एक इलेक्ट्रॉन एक से टकराया, फिर टकरा के दूसरे से टकराया, फिर टकरा के फिर तीसरे से टकराया, ऐसे लगातार कोलिजन करता है। क्लियर है? पहले कोलिजन के बीच में टाइम T1, दूसरे के टाइम T2, तीसरे के टाइम T3। क्लियर? तो हमारे पास क्या है कि
एवरेज टाइम बिटवीन द टू कोलिजन क्या निकलता है? रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर? एवरेज टाइम बिटवीन द टू कोलिजन तो इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 डैश Tn अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन एंड रिलैक्सेशन टाइम। अब ये रिलैक्सेशन टाइम कम से कम हो गया। कम से कम का मतलब यहां से लेके यहां तक दो कोलिजन के बीच में टाइम कम हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन फटाफट टकरा रहे हैं एक दूसरे से। इलेक्ट्रॉन आर कोलाइडिंग फ्रीक्वेंटली, फास्टली, बहुत जल्दी जल्दी एक दूसरे से टकरा रहे हैं। अब रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, टक्कर के बीच का टाइम कम हो गया, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? ज्यादा। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस में भी हमने यही पढ़ा था कि रेजिस्टेंस का कॉज क्या है? इलेक्ट्रॉन का कॉन्टिन्यूअस कोलिजन। इलेक्ट्रॉन लगातार टकराएंगे, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो इस फॉर्मूला से हमारा क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कल हम शुरू करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, कि रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में किस तरह से काम करते हैं। ये हमारा कल का टॉपिक होगा। ओके, तब तक इसको रिवाइज कीजिए और नोट्स बनाइए।